अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से लोकसभा में दिए गए हिंदू वाले बयान को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में उनके बयान के विरोध में गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालयों के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों की ओर से पथराव भी किया गया। अब इस घटना की निंदा करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। राहुल गांधी ने आगे एक बार फिर दोहराया कि मैं फिर से कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन गुजरात में जीतने वाला है। नेता विपक्ष राहुल गांधी की हिंदू वाली टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आज बुधवार को यहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जैसलमेर हाउस के पास एकत्र हुए और अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को अदालत से फिर एक बार झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं को आज बुधवार 3 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेता विपक्ष को लेकर दिए गए पालक बुद्धि वाले बयान का विपक्ष ने कटाक्ष किया है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री शब्दों का जो चयन कर रहे हैं उनकी हताशा निराशा और उन्होंने मन से मान लिया है कि उनकी हार हुई है। 272 ना पाकर जनता ने उन्हें 240 पर लाकर छोड़ा है। वे आक्रोशित महसूस कर रहे होंगे कि वे 400 पार का नारा लगा रहे थे और आज उन्हें बहुमत वाली सरकार भी नहीं मिली। वहीं पार्टी के अन्य नेता संजय राउत ने कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वैसे ही राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं करते और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि संविधान खतरे में है और मोदी जी और शाह जी संविधान के हथियारे हैं। आप राहुल गांधी के बात का प्रतिवाद कर सकते हैं लेकिन इस तरह के शब्द। संजय राउत ने कहा कि अगर उनकी बाल बुद्धि है तो आपकी बुद्धि क्या है? जनता ने आपको सबक सिखाया है, आपने अपना बहुमत कमाया है और इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। इसलिए आपका उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। हाथरस में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। यहां उन्होंने सरकारी अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और साथ ही हाथरस पुलिस के साथ बैठक कर हालात की भी समीक्षा की। हाथरस हादसे पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी जारी हैं। इसी कड़ी में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि क्या ये देश हादसों का देश बनकर नहीं रह गया है? एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर सामान्य जीवन। हमेशा की तरह व्यापार वाली जो सोच है, सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। मनोज झा ने कहा कि कौन मरे हैं, साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमारी सोच और मानसिकता हो गई है। कल हादसा हुआ तो क्या प्रधानमंत्री को अपना भाषण नहीं रोकना चाहिए था? लगातार बोलते रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह हादसों का देश है और किसी को कोई चिंता नहीं, कोई एसओपी नहीं। उन्हें बताइए कि सरकार का काम डुगडुगी बजाना नहीं होता है, सरकार का काम होता है लोगों को महफूज रखना। हाथरस की घटना पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि यह दुखद घटना है और पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 2 साल पहले इसी प्रकार का सत्संग हुआ था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। उनके सामने भगदड़ मच गई जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। इस सत्संग में किसी का नियंत्रण नहीं होता है। ये बाबा महाराज लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह दुखद है जिस तरीके की यह घटना घटी है। मैं उम्मीद करती हूं कि राज्य सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आयोजकों के साथ ही जो सत्संग करने वाले बाबा हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों की जान का कोई मोल नहीं है।
यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ से हड़कंप मच गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार भगदड़ की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई और 28 घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह घटना कल मंगलवार को सामने आई। यूपी के हाथरस में हुई दर्दनाक घटना के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय और यूपी सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। पीएमओ कार्यालय से जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि अब तक के अपडेट के मुताबिक फॉरेंसिक विभाग की टीम खोजी कुत्तों के साथ घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर रही है और 38 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हाथरस भगदड़ की घटना पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी जारी हैं और घटना को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी बनता है कि जब शहर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे थे, तो क्या पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था वहां हुई? जिन आयोजकों ने इतना विशाल कार्यक्रम आयोजन किया, क्या उन्होंने नियमानुसार अनुमति ली? उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस, इन सब की जिम्मेदारी है। जब इतने लोगों की जान चली गई तो इस पर कार्रवाई हो रही है। इससे पहले आपने जांच की क्या? आनंद दुबे ने आगे कहा कि हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आम आदमी होने के नाते अपनी बात कह सकते हैं कि अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं दे सकता तो उसका क्या काम। वहीं कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार से मेरी यही अपील है कि यदि इस स्तर पर कोई आयोजन होता है तो सरकार को इसकी तैयारियों को देखना चाहिए और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह घटना बहुत ही दुखद है। बहुत से बच्चे भी इस घटना में अनाथ हो गए हैं, जिनकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। नेपाल के 2 राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, उन्होंने आपस में गठबंधन बना लिया है। इसका मतलब ये है कि नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रचंड की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है। बता दें कि इससे पहले प्रचंड का साथ नेपाली कांग्रेस को मिला था, लेकिन प्रचंड ने ओली से हाथ मिला लिया था और नेपाली कांग्रेस अलग हो गई थी। और अब नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली साथ आ गए हैं, जिससे प्रचंड की सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि प्रचंड ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने से इनकार करते हुए पद पर बने रहने और सदन में विश्वास मत हासिल करने की बात की है। आरक्षण पर आए पटना हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। दरअसल आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। अब पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि यदि अंतरिम राहत नहीं मिलती है तो राज्य में चयन और भर्ती प्रक्रिया और साथ ही राज्य का कामकाज चलाने पर भी इसका असर पड़ेगा। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। बिहार सरकार के इसी फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया। अडानी ग्रुप के धोखाधड़ी से निम्न श्रेणी वाले कोयले को तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम को उच्च मूल्य वाले कोयले के रूप में बेचने का आरोप सामने आया है। इन आरोपों के बाद तमिलनाडु राज्य सरकार ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय को प्रारंभिक जांच करने और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि मई 2024 में फाइनेंशियल टाइम्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट द्वारा की गई एक जांच, जिसे द न्यूज़ मिनट पर सह प्रकाशित किया गया था, उसने खुलासा किया है कि जनवरी 2014
और अक्टूबर 2014 के बीच तमिलनाडु तट पर पहुंचे कोयले के कम से कम 2 दर्जन शिपमेंट की कीमत शुरू में कम ग्रेड के कोयले के रूप में तय की गई थी। हालांकि उन्हें अंततः अडानी समूह द्वारा तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम को मूल कीमत से 3 गुना अधिक कीमत पर बेचा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में चेन्नई स्थित भ्रष्टाचार विरोधी समूह अरप्पोर इयक्कम ने तत्कालीन AIADMK सरकार के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह ने 2012 से 2016 के बीच तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम से अधिक शुल्क वसूला और 6066 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष द्वारा यह मुद्दा संसद के सत्र के दौरान भी लगातार उठाया जा रहा है। अब इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट मुद्दे पर बहस के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर इस लेटर को शेयर करते हुए लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैं कल संसद में नीट पर बहस के लिए अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूं। हमारा उद्देश्य 24 लाख नीट उम्मीदवारों के हित में रचनात्मक रूप से जुड़ना है, जो जवाब के हकदार हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि मेरा मानना है कि यह उचित होगा कि आप इस बहस का नेतृत्व करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट समेत अग्निवीर योजना जैसे कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा कि इस सरकार ने अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया। इसे लेकर पूरे देश के नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया था, लेकिन आप तो नो रैंक नो पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते हुए RSS के लोगों को दिया जा रहा है। यूपी के वृंदावन, हिमाचल के सोलन, हरियाणा के रोहतक, अरुणाचल के तवांग जैसे तमाम स्कूलों को बीजेपी RSS के लोगों को सौंप दिया है। यह ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि फौज को फौज रहने दीजिए, राजनीति करने के लिए बहुत से विषय पड़े हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।